अपेक्स कॉलेज मकराना की हिंदी साहित्य की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। हम इससे पूर्व के जो कालांश था उसमें हम चर्चा कर रहे थे दलित साहित्य का महत्व, यानी दलित साहित्य के महत्व पर चर्चा कर रहे थे। यह हमारा बिंदु उसमें उस कालांश में पूर्ण नहीं हुआ था, तो इसलिए इसमें हम आगे जो चर्चा कर रहे हैं वो है कि दलित साहित्य का क्या महत्व है, यानी आज के समाज में, वर्तमान में या तत्कालीन समय में दलित साहित्य का क्या महत्व है। हमने इसके बारे में पहले पढ़ा था कि साहित्य को समाज का दर्पण कहा जाता है, यानी साहित्य को क्या कहा जाता है, समाज का दर्पण कहा जाता है, क्योंकि साहित्य में तदयुगीन समाज का प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक स्थिति किसी न किसी रूप में परिलक्षित होती है। तो उसमें सामाजिक जीवन, व्यवस्था, सामाजिक समस्या तथा उस पर उपायों की चर्चा होती है। तो इस प्रकार ये जरूर था। अब हम आगे जो चर्चा कर रहे हैं इसी बिंदु पर जो हमारा बीच में छूट गया था, तो इस पर हम चर्चा करें तो वो यह है कि दलित साहित्यकार, वो ये है कि दलित साहित्यकार उन वर्गों से आए हैं, यानी जितने भी दलित साहित्यकार हुए हैं वो उन वर्गों से आए हैं जिन्हें हम व्यापक रूप में दलित कह सकते हैं, जिन्हें हम व्यापक रूप से क्या कह सकते हैं, दलित कह सकते हैं। क्योंकि दलित साहित्य का केंद्र बिंदु मनुष्य है और मनुष्य की मुक्ति, उसको महानता और महत्व देने के लिए उसके लिए समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व तथा सभी तरह के भेदभाव मिटाने व जन जागरण, जन चेतना पैदा करने के लिए दलित साहित्य हथियार की तरह प्रयोग हो रहा है। तो इस प्रकार दलित कह सकते हैं। तो इसलिए उनकी सोच कहीं किसी स्तर पर रूढ़िवादी, यथास्थितिवादी नहीं है, यानी इसलिए उनकी सोच कैसी नहीं है, किसी स्तर पर रूढ़िवादी, यथास्थितिवादी नहीं है। यथास्थिति उनके विरुद्ध रही है, जो यथास्थिति है वो उनके विरुद्ध रही है और उसकी स्वीकृति उनके निजी स्वार्थों पर हमला करती है, यानी यथास्थितिवादी नहीं है तो यथास्थिति उनके विरुद्ध रही है और उसकी स्वीकृति उनके निजी स्वार्थों पर हमला करती है। अतएव वे एक स्वाभाविक प्रक्रिया से यथास्थितिवाद और पुरातनवाद का विरोध करते हैं। यानी दलित साहित्य में, यानी जो लोग दलित थे और जिन्होंने दलित होकर के दलित रचनाएं लिखी, वो यथास्थितिवादी नहीं थे, क्योंकि उस वक्त तो जिस प्रकार की स्थिति चलती थी, अगर वो यथास्थितिवादी होते तो वो उसी स्थिति के अनुसार अपने काव्य की रचना करते, परंतु वो ऐसा नहीं थे। क्यों? क्योंकि वो उन यथास्थिति थी वो उनके लेखन के विरुद्ध थी और इसकी स्वीकृति उनके निजी स्वार्थों पर हमला करती है। अतः वो स्वाभाविक रूप से यथास्थितिवादी और पुरातनवाद का विरोध करते हैं, क्योंकि दलितों के साथ, यानी यथास्थिति में भी और पुरातन में भी, यानी पौराणिक समय में भी दलितों के साथ विभिन्न प्रकार के, जो मान लो उनके साथ जो भेदभाव होता था या समाज में उनका जो उचित स्थान नहीं था, या फिर उनके साथ यानी विभिन्न प्रकार की छुआछूत, या ऐसा मान लीजिए कि समाज में उनका स्थान था ही नहीं, यानी नगण्य था, उनकी कोई भागीदारी भी नहीं थी। इसलिए जो ये लेखक हुए वो पुरातनवाद और यथास्थितिवाद के विरोध में थे। दलित साहित्य का इष्ट संपूर्ण दलित महासमुदाय का संपूर्ण उद्धार करना है, यानी दलित साहित्य का मुख्य उद्देश्य क्या है, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है कि जो दलित से आया हो और व्यक्ति विशेष हो, ऐसा नहीं है, बल्कि दलित साहित्य का जो इष्ट है, अर्थात उनका जो लक्ष्य है, वो संपूर्ण दलित महासमुदाय, क्योंकि दलित जो समाज है वो कोई छोटा सा समुदाय नहीं है, इनकी बहुत सारी जनसंख्या हमारे देश में पाई जाती है, या ऐसा कह सकते हैं कि दलित तो है वो महासमुदाय के रूप में हमारे देश में निवास करते हैं। तो इस दलित साहित्य का इष्ट है
वो संपूर्ण दलित महासमुदाय का संपूर्ण उद्धार करना है। क्या करना है? उद्धार करना है। ये दलित महासमुदाय, जो ये दलित महासमुदाय है, वो वर्ण वैमनस्य की ही पैदाइश है। यानी दलितों का जो महासमुदाय खड़ा हुआ वो क्यों हुआ? इसका कारण ही क्या है? इसका कारण ही वर्ण वैमनस्य है। यानी हमारा समाज वर्णों में विभक्त हो गया और उच्च जो वर्ण थे, यानी कितने वर्ण है? अपने 4 वर्ण है, ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये शूद्र जो है वो पूरा का पूरा दलित समाज में आता है। यानी जो उच्च वर्ग है वो इनके साथ कभी भी तालमेल नहीं बिठा पाए या इनको बराबर का दर्जा नहीं दे पाए। और शूद्र वर्ग में भी कई ऐसी जातियां हैं जो अपने से नीची जाति के, जो यानी निम्न सिरे पर, यानी अंतिम हाशिए पर जो जातियां हैं, उनके साथ वो मनमाना भेदभाव करते हैं। यानी आपने कई जगह पढ़ा होगा, देखा होगा कि दलित अगर की शादी होती है तो किसी गांव में उसकी बिंदोरी तक नहीं निकाली दी जाती, उसको घोड़े पर नहीं बैठाया जाता, या फिर मान लो बैंड बाजे वगैरह नहीं बजा सकते, तो या फिर वो अच्छे कपड़े ही नहीं पहन सकते, अच्छा बना ही नहीं सकते, अच्छा खा भी नहीं सकते। इस प्रकार का भेदभाव दलितों के साथ ज़्यादा होने लगा। तो जिस कारण से ये दलित साहित्यकार थे वो इसी स्थिति को देख करके आगे की स्थिति के बारे में सोचने लगे कि इसी तरह अगर दलित समाज शोषित होता रहा तो आने वाले समय में दलित समाज है वो बेचारा इसी हाशिए पर पड़ा रहेगा, इसमें भी जो प्रतिभाएं हैं वो आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो इस प्रकार इसलिए ये वर्ण वैमनस्य नहीं, वर्ण का खात्मा चाहता है। इसलिए ये जो दलित हैं वो क्या नहीं चाहते? वर्ण वैमनस्य नहीं चाहते। वो ये नहीं चाहते कि वर्णों में ये बंटवारा होता रहे, वो ये चाहते हैं वर्ण का खात्मा चाहता है। वह चाहता है कि वर्ण व्यवस्था ही खत्म हो जाए, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। यानी कोई वर्ण ही नहीं होगा तो कौन ऊंचा और कौन नीचा। यानी वह शूद्रों में भी अति शूद्रों के सुदृढ़ होने की कल्पना नहीं करता। यानी वह लेखक जो है इसके, यानी मैं तो इसका क्या है, वह यह है कि ये लेखक शूद्रों या अति शूद्रों के सुदृढ़ होने की कल्पना नहीं करता कि वो सुदृढ़ हो जाए, बल्कि शूद्र तव के संपूर्ण संहार की कल्पना करता है कि शूद्र तव रहे ही नहीं, शुद्रता रहे ही नहीं, इस प्रकार का कोई वर्ण ही नहीं रहे। सुदृढ़ क्या करना है? सुदृढ़ अपने आप जब इस प्रकार की चीज होगी ही नहीं तो अपने आप ही सुदृढ़ हो जाएंगे। तो फिर उसकी नजर में यह भी है, फिर उसकी नजर में यह भी है कि शूद्र तव का खात्मा नहीं हो सकता। वो ये भी जानते हैं कि शूद्र तव का खात्मा नहीं हो सकता, इसलिए वह एक साथ उन तत्वों पर हमला करता है जो इस वर्ण तव को जिंदा रखे हुए। यानी वो चाहते हैं या वो देखते हैं कि शूद्र तव का खात्मा नहीं हो सकता, तो वो उन बिंदुओं पर या उन तत्वों पर हमला करते हैं जिसने इस प्रकार के वर्ण व्यवस्था को जिंदा कर रखा है। तो इस प्रकार की जो चीजें हैं, यानी इस प्रकार के जो तत्व जो वर्ण व्यवस्था को जिंदा रख रहे हैं, तो ऐसे तत्वों पर वो क्या करते हैं? हमला करते हैं या उन्हीं पर ज्यादा लिखते हैं। तो सत्य तो यह है कि जब दलित साहित्यकार वास्तविक जमीन पर रहकर अनुभव की प्रामाणिकता के साथ आत्मा की आवाज सुनकर साहित्य सृजन करेगा, तब वह श्रेष्ठ दलित साहित्य होगा। यानी श्रेष्ठ दलित साहित्य कब हो सकता है? जब कोई दलित साहित्यकार वास्तविक जमीन पर रहकर, यानी ऐसा नहीं है थोड़ा सा दलित समाज में पैदा हुआ परंतु पढ़ लिया लिख लिया या कुछ उच्च पदों पर आसीन हो गया तो वह अपने ही समाज को हेय दृष्टि से देखने लगे और उनके साथ स्वयं ही भेदभाव करने लगे, यानी अपनी जमीन पर न रह करके उच्च वर्ग की ओर रहने लगे, तब तो कुछ हो नहीं सकता। परंतु अगर दलित साहित्यकार वास्तव में जमीन पर रहने का मतलब है अपने समाज से जुड़कर रहने पर, अनुभव की प्रामाणिकता के साथ, यानी उन्होंने कुछ अनुभव किया उस समाज में रह करके, तो उसकी
प्रामाणिकता के साथ। ऐसा नहीं है उल जुलूल चीज से कुछ भी लिख दी, सुनी सुनाई चीजों से कुछ भी लिख दी। यानी कि उनके पास जो तथ्य है तो उन तथ्यों का प्रमाण भी उनके पास होना चाहिए। तो उनके अनुभव की प्रामाणिकता के साथ आत्मा की आवाज सुनकर वह यानी दलित साहित्यकार अपनी आत्मा की आवाज सुनकर यानी बिना पक्षपात किए अगर साहित्य सृजन करेगा तब वह श्रेष्ठ दलित साहित्य होगा, तभी वह दलित साहित्य श्रेष्ठ दलित साहित्य हो सकता है। वरना वो तो फिर वही घिसी पीटी कोई रचना हो जाएगी जिसको आत्मसात करने में हिचकिचाहट पैदा होगी, क्योंकि उससे उसको पढ़ने से ऐसा लगेगा कि जैसे उनके ये वास्तविक जीवन की कोई घटना है ही नहीं, बल्कि ये तो कल्पित रचना है। आज दलित शब्द व्यापक विस्तृत बना है। आज जो दलित शब्द है वो व्यापक विस्तृत बना है। परिणामतः दलित साहित्य का स्वरूप विस्तृत हो गया है, यानी आज विशाल है। दलित शब्द आज है वो व्यापक है, अर्थात जन जन तक पहुंचा हुआ है। जन जन जानता है दलित शब्द क्या है। और परिणाम स्वरूप क्या हुआ, दलित साहित्य का जो स्वरूप है वो भी विशालतम हो गया है। क्या हो गया है, विशालतम। आज ये कोई छोटा सा नहीं रहा। तो इस प्रकार दलित साहित्य दलित साहित्य का अपना अलग सौंदर्य शास्त्र है। दलित साहित्य का क्या है, अपना अलग सौंदर्य शास्त्र है, जिसका केंद्र मानवता, समानता है। यानी दलित साहित्य का अपना एक अलग ही सौंदर्य शास्त्र है, जिसका केंद्र क्या है, जिसका केंद्र बिंदु है मानव, जिसका केंद्र बिंदु है मानवता, जिसका केंद्र बिंदु है समानता। भाव प्रधान आत्म तत्व है, यानी इसमें भाव प्रधान आत्म तत्व है। तभी तो दलित साहित्य अपने आप में ही एक अलग सौंदर्य शास्त्र के रूप में प्रस्तुतित हुआ है। किसान, भूमिहीन, अत्यंत अछूत, विधवा, मजदूर, वेश्या, अस्पृश्य, अनुसूचित जाति, नारी, भंगी, चमार, मरार की जीवन कथा, शोषण की व्यथा दलित साहित्य ही है। यानी अगर देखें तो किसान है या भूमिहीन कोई है या अछूत है या विधवा है या मजदूर है या वेश्या है या अस्पृश्य है या अनुसूचित जातियों के लोग हैं या नारी है या भंगी है, चमार है, प्रार है, इनकी जीवन कथा है वो शोषण की व्यथा दलित साहित्य ही है। यानी इनके शोषण की व्यथा किसमें है, दलित साहित्य में ही है। अगर इनके शोषण के बारे में हमें पढ़ना है, जानना है, तो हम दलित साहित्य को ही पढ़ेंगे, तभी हमें पता चलेगा कि इन लोगों के साथ किस तरह का भेदभाव होता है, समाज में कैसा स्थान है, वो किस तरह का नारकीय जीवन जीते हैं। ये सब चीज़ें दलित साहित्य में ही हो सकती है। इस प्रकार दलित साहित्य अबला को सबला बनाने वाला है। इस प्रकार दलित साहित्य जो है वो अबला को सबला बनाने वाला, शोषित को मुक्ति देने वाला, जो शोषित हो चुका है, शोषण हो चुका है जिसका, उसको शोषण से मुक्ति देने वाला, अपमानित को सम्मान दिलाने वाला, अपमानित को सम्मान दिलाने वाला, मूक को वाणी देने वाला, मूक को वाणी देने वाला, निम्न को ऊंचा या निम्न को ऊंचे स्तर पर बिठाने वाला, अनंत मानव को बोध कराने वाला दृष्टिगोचर होता है। तो जो दलित साहित्य है वो कैसा है, वो सभी को, जो इस प्रकार से निम्न वर्ग के हैं, शूद्र वर्ग के हैं, उनको अबला को सबला बनाने वाला है, या उनको प्रभुत्व संपन्न, अर्थात उनको भी समाज में उनकी भूमिका दिलाने वाला है। वो भी समाज में सबके साथ उठ बैठ सकें, सबके साथ समानता से रह सकें, सबके साथ व्यवहारिक रूप से जीवन जी सकें। ऐसे जो विचारों को देने वाला है वो है
दलित साहित्य, यानी ऐसा करने वाला ही दृष्टिगोचर होता है। तो भेदभाव रहित समाज का निर्माण करने वाला, यानी भेदभाव रहित समाज का निर्माण करने वाला यह साहित्य आधुनिक युग की ही देन है। यानी ये इस प्रकार का साहित्य आधुनिक युग की देन है। दलित साहित्य मानवता का पक्षधर होने के साथ समता का प्रचारक है। यानी दलित साहित्य मानवता का पक्षधर होने के साथ साथ समता का प्रचारक है। यह विशिष्ट जाति, पंथ, धर्म का न होकर समस्त शोषित, पीड़ित, उपेक्षित, शापित मानव का साहित्य वृद्ध साहित्य है। यानी इस साहित्य को, दलित साहित्य को हम किसी विशिष्ट जाति का साहित्य नहीं कह सकते, किसी पंथ का नहीं कह सकते, किसी धर्म का नहीं कह सकते, बल्कि ये तो कैसा साहित्य, ये तो समस्त शोषित, पीड़ित, उपेक्षित और जो शापित मानव है उनका साहित्य है, या उनका साहित्य वृद्ध साहित्य है। तो इस प्रकार आज के कालांश में हमने दलित साहित्य के महत्व पर चर्चा की है। अगले कालांश में हम किसी अन्य बिंदु पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।